संविधान की विशेषताएं बाय प्रशांत शर्मा। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान ने भारत का वर्णन किस रूप में किया है? ए. एकीकृत राष्ट्र, बी. संघराज्य, सी. राज्यों का संघ, डी. एकल राज्य। उत्तर है सी. राज्यों का संघ। भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ के रूप में वर्णित किया है, जिसका मतलब है कि भारत में कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश एक संघ में जुड़े हुए हैं। प्रत्येक राज्य के पास अपनी सरकार होती है, लेकिन संविधान द्वारा निर्धारित केंद्रीय प्रशासन के तहत वे मिलकर काम करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च कानून कौन सा है? ए. भारतीय संसद, बी. भारत सरकार अधिनियम 1935, सी. भारतीय संविधान, डी. सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय। उत्तर है सी. भारतीय संविधान। भारत में सर्वोच्च कानून भारतीय संविधान है। यह संविधान देश का मूल और सर्वोच्च कानून है, जो सभी कानूनों, नीतियों और कार्यों को नियंत्रित करता है। किसी भी कानून या निर्णय को संविधान के खिलाफ नहीं हो सकता, अन्यथा उसे असंवैधानिक माना जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? ए. एक संघीय राज्य, बी. एक राज्यों का संघ, सी. एक लोकतांत्रिक गणराज्य, डी. एक केंद्रीयकृत राज्य। उत्तर है बी. एक राज्यों का संघ। भारतीय संविधान के अनुसार भारत को राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स, के रूप में वर्णित किया गया है। इसका मतलब है कि भारत में विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेश एक संघ में जुड़े हुए हैं, जिनके पास अपनी अपनी सरकार होती है, लेकिन संविधान के तहत केंद्र सरकार की सर्वोच्चता है। अगला प्रश्न है, सरकार किसकी एजेंट होती है? ए. जनता, बी. राज्य, सी. संघीय सरकार, डी. न्यायपालिका। उत्तर है बी. राज्य। सरकार राज्य की एजेंट होती है। इसका अर्थ है कि सरकार राज्य के उद्देश्यों और कार्यों को लागू करने का कार्य करती है। यह संविधान द्वारा निर्धारित कानूनों, नीतियों और योजनाओं के माध्यम से राज्य के हितों की रक्षा और विकास करती है। अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा बनाए गए प्रत्येक कानून को किससे मेल खाना चाहिए? ए. नागरिक अधिकारों से, बी. संविधान से, सी. सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से, डी. अंतर्राष्ट्रीय संधियों से। उत्तर है बी. संविधान से। सरकार द्वारा बनाए गए प्रत्येक कानून को संविधान से मेल खाना चाहिए। भारतीय संविधान सर्वोच्च कानून है और कोई भी कानून या नीति संविधान के विरुद्ध नहीं हो सकती। यदि कोई कानून संविधान के खिलाफ होता है, तो उसे असंवैधानिक मानकर निरस्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, दुनिया में सबसे बड़ा संविधान किस देश के पास है? ए. संयुक्त राज्य अमेरिका, बी. भारत, सी. ब्रिटेन, डी. रूस। उत्तर है बी. भारत। दुनिया में सबसे बड़ा संविधान भारत के पास है। भारतीय संविधान में 448 लेख और 12 अनुसूचियां हैं, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान बनाते हैं। यह संविधान देश के शासन, अधिकारों, कर्तव्यों और कानूनों का निर्धारण करता है और समाज के हर पहलू को कवर करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद थे? ए. 250 अनुच्छेद, बी. 395 अनुच्छेद, सी. 500 अनुच्छेद, डी. 400 अनुच्छेद। उत्तर है बी. 395 अनुच्छेद। भारतीय संविधान में मूलतः 395 अनुच्छेद थे। संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और यह 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। हालांकि समय समय पर इसे संशोधित किया गया और अनुच्छेदों की संख्या बढ़ी, लेकिन प्रारंभ में इसमें 395 अनुच्छेद थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान को क्वासी फेडरल, अर्ध संघीय के रूप में वर्णित करता है? ए. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी. पंडित नेहरू, सी. के.सी. वैयर, डी. सरदार पटेल। उत्तर है सी. के.सी.
वेयर। केसी वेयर ने भारतीय संविधान को क्वासी फेडरल, अर्धसंघीय के रूप में वर्णित किया। उनके अनुसार भारत का संविधान संघीय तत्वों को प्रदर्शित करता है, लेकिन केंद्र सरकार की शक्तियां प्रबल होती हैं। इस प्रकार यह पूरी तरह से संघीय नहीं, बल्कि एक मिश्रित व्यवस्था है। अगला प्रश्न है, संघीयता की संस्थागत संरचना में कितनी नीतियां समाहित होती हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। उत्तर है बी 2। संघीयता की संस्थागत संरचना में दो नीतियां समाहित होती हैं, केंद्र की सर्वोच्चता और राज्यों की स्वतंत्रता। भारत में केंद्र सरकार की शक्तियां अधिक प्रबल हैं, लेकिन राज्यों को अपनी नीतियों और प्रशासन में स्वतंत्रता प्राप्त है। यह मिश्रित संघीयता का रूप है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? ए स्वतंत्र न्यायपालिका, बी दोहरी नागरिकता, सी राज्यों का अधिकार, डी संघीय सरकार की सर्वोच्चता। उत्तर है बी दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है। भारतीय संविधान में केवल एक नागरिकता होती है, जो भारतीय नागरिकता कहलाती है। इसके विपरीत कुछ संघीय देशों में दोहरी नागरिकता होती है। अन्य विकल्पों जैसे स्वतंत्र न्यायपालिका, राज्यों का अधिकार और संघीय सरकार की सर्वोच्चता भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संघीय स्वरूप किससे उत्पन्न होता है? ए राज्यसभा और लोकसभा के संबंध, बी केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, सी न्यायपालिका और कार्यपालिका का संबंध, डी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का संबंध। उत्तर है बी केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। भारतीय संविधान में संघीय स्वरूप केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से उत्पन्न होता है। संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच अधिकारों और कर्तव्यों का स्पष्ट विभाजन किया गया है, जो एक संघीय प्रणाली को सुनिश्चित करता है, जिसमें दोनों स्तरों के शासन की साझेदारी होती है। अगला प्रश्न है, संसदात्मक और राष्ट्रपति प्रणाली के सरकारी रूपों को किसके संबंध पर आधारित करके वर्गीकृत किया गया है? ए विधायिका और कार्यपालिका के संबंध, बी न्यायपालिका और कार्यपालिका के संबंध, सी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संबंध, डी न्यायपालिका और संसद के संबंध। उत्तर है ए विधायिका और कार्यपालिका के संबंध। संसदात्मक और राष्ट्रपति प्रणाली के सरकारी रूपों को विधायिका और कार्यपालिका के संबंध पर आधारित करके वर्गीकृत किया गया है। संसदात्मक प्रणाली में विधायिका और कार्यपालिका का गहरा संबंध होता है, जबकि राष्ट्रपति प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। अगला प्रश्न है, संप्रभुता के विविधता सिद्धांत में किस बात को प्रमुखता दी गई है? ए संघ, बी एसोसिएशन, सी स्वतंत्रता, डी विकेंद्रीकरण। उत्तर है बी एसोसिएशन। संप्रभुता के विविधता सिद्धांत में एसोसिएशन को प्रमुखता दी गई है। इस सिद्धांत के अनुसार विभिन्न राज्य अपनी स्वतंत्रता बनाए रखते हुए एक दूसरे के साथ संघ में जुड़ सकते हैं, परंतु प्रत्येक राज्य की संप्रभुता और स्वतंत्रता बनी रहती है। यह सिद्धांत संघीय व्यवस्था का समर्थक है। अगला प्रश्न है, किस देश को संघीय और प्रकृति के रूप में एकात्मक कहा जाता है? ए अमेरिका, बी भारत, सी कनाडा, डी ऑस्ट्रेलिया। उत्तर है बी भारत। भारत को संघीय रूप में और एकात्मक प्रकृति में कहा जाता है। इसका मतलब है कि भारत में संविधान में संघीय तत्व होते हुए भी केंद्र सरकार की शक्तियां अधिक प्रबल हैं। यह एकात्मक व्यवस्था का रूप है, जहां केंद्र का नियंत्रण राज्यों पर अधिक होता है। अगला प्रश्न है, देशों को एकात्मक और संघीय रूप में वर्गीकृत करने का आधार क्या है? ए केंद्र राज्य संबंध, बी न्यायपालिका का प्रभुत्व, सी संविधान का आकार, डी संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। उत्तर है ए केंद्र राज्य संबंध। देशों को एकात्मक और संघीय रूप में वर्गीकृत करने का आधार केंद्र राज्य संबंध है।
एकात्मक प्रणाली में केंद्र सरकार का प्रभुत्व अधिक होता है, जबकि संघीय प्रणाली में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियां विभाजित होती हैं। यह संबंध संविधान में स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान ने संसदात्मक शासन प्रणाली को कहां से अपनाया है? ए. संयुक्त राज्य अमेरिका, बी. ब्रिटेन, सी. फ्रांस, डी. कनाडा। उत्तर है बी. ब्रिटेन। भारतीय संविधान ने संसदात्मक शासन प्रणाली को ब्रिटेन से अपनाया है। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद संसद के सदस्य होते हैं और यह प्रणाली भारत में भी लागू की गई है, जहां केंद्र और राज्य सरकारें संसद के साथ गठबंधन में कार्य करती हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? ए. संघीय राष्ट्र, बी. राज्यों का संघ, सी. एकात्मक राष्ट्र, डी. एकल राज्य। उत्तर है बी. राज्यों का संघ। भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ के रूप में घोषित किया गया है। इसका मतलब है कि भारत में विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेश एक संघ में जुड़े हुए हैं। राज्यों को संविधान के तहत अपनी सरकार और कुछ अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन केंद्र की शक्ति प्रबल होती है। अगला प्रश्न है, भारत को गणराज्य क्यों माना जाता है? ए. क्योंकि भारत में एक पार्टी शासन है, बी. क्योंकि यहां प्रमुख चुना जाता है, सी. क्योंकि भारत में कोई राजा नहीं है, डी. क्योंकि भारत में लोकतंत्र है। उत्तर है बी. क्योंकि यहां प्रमुख चुना जाता है। भारत को गणराज्य इसलिए माना जाता है क्योंकि राष्ट्रपति चुना जाता है। इसमें कोई राजतंत्र या वंशानुगत शासन नहीं है और सत्ता जनता के हाथों में होती है, जो लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित है। अगला प्रश्न है, एक उदार लोकतंत्र में समानता के सिद्धांत में किस बात पर बल दिया जाता है? ए. समान अवसर, बी. समानता का अधिकार, सी. सभी व्यक्तियों के लिए समान सम्मान और गरिमा, डी. समान विचारधारा। उत्तर है सी. सभी व्यक्तियों के लिए समान सम्मान और गरिमा। एक उदार लोकतंत्र में समानता के सिद्धांत में सभी व्यक्तियों के लिए समान सम्मान और गरिमा पर बल दिया जाता है। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति को समान अधिकार, सम्मान और गरिमा प्राप्त है, बिना किसी भेदभाव के, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या लिंग से हो। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में किसकी सर्वोच्चता स्थापित की गई है? ए. संसद, बी. प्रधानमंत्री, सी. संविधान, डी. राष्ट्रपति। उत्तर है सी. संविधान। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान की सर्वोच्चता स्थापित की गई है। भारतीय संविधान देश का सर्वोच्च कानून है और किसी भी कानून, नीति या निर्णय को संविधान के विपरीत नहीं हो सकता। संविधान सभी सरकारी कार्रवाइयों और न्यायिक निर्णयों का मार्गदर्शन करता है। अगला प्रश्न है, एक संघीय राज्य में राज्य को किस प्रकार की सत्ता प्राप्त होती है? ए. संसद से प्राप्त अधिकार, बी. संविधान द्वारा प्राप्त अधिकार, सी. कार्यपालिका से प्राप्त अधिकार, डी. राष्ट्रपति से प्राप्त अधिकार। उत्तर है बी. संविधान द्वारा प्राप्त अधिकार। एक संघीय राज्य में राज्यों को संविधान द्वारा प्राप्त अधिकार होते हैं। संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है, जिससे राज्यों को अपनी शासन व्यवस्था, कानून बनाने और प्रशासनिक अधिकार प्राप्त होते हैं। यह अधिकार संविधान के अनुसार संरक्षित रहते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? ए. माउंटबेटन योजना, बी. कैबिनेट मिशन योजना, सी. मानेकशॉ योजना, डी. चौधरी योजना। उत्तर है बी. कैबिनेट मिशन योजना। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा कैबिनेट मिशन भेजा गया, जिसने भारत के संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की सिफारिश की। इसके बाद संविधान सभा का गठन किया गया, जिसमें भारत के संविधान पर काम शुरू हुआ। अगला प्रश्न है, पूर्ण संप्रभुता किसका अनिवार्य तत्व है? ए. धर्म, बी. राज्य,
सी समाज, डी सरकार। उत्तर है बी राज्य। पूर्ण संप्रभुता का अनिवार्य तत्व राज्य है। इसका मतलब है कि एक राज्य को अपनी नीति, कानून और शासन व्यवस्था पर बिना बाहरी हस्तक्षेप के स्वतंत्रता और अधिकार प्राप्त होते हैं। पूर्ण संप्रभुता का मतलब है कि राज्य का नियंत्रण पूरी तरह से आंतरिक और बाहरी मामलों पर है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान अपनी वैधता कहां से प्राप्त करता है? ए ब्रिटिश सरकार से, बी भारतीय संसद से, सी भारतीय जनता से, डी भारतीय न्यायपालिका से। उत्तर है सी भारतीय जनता से। भारतीय संविधान अपनी वैधता भारतीय जनता से प्राप्त करता है। संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकार किया गया था और इसे 15 अगस्त 1950 को लागू किया गया। भारतीय जनता की इच्छा और स्वीकृति पर आधारित यह संविधान देश की सर्वोच्च सत्ता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान ने संघीय व्यवस्था कहां से अपनाई है? ए ब्रिटेन, बी कनाडा, सी अमेरिका, डी ऑस्ट्रेलिया। उत्तर है बी कनाडा। भारतीय संविधान ने संघीय व्यवस्था कनाडा से अपनाई है। कनाडा में संघीय व्यवस्था है जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है। भारत में भी इसी प्रकार का संघीय ढांचा अपनाया गया, हालांकि भारत की व्यवस्था में केंद्र की शक्तियां अधिक प्रबल हैं। अगला प्रश्न है, संघीय व्यवस्था का एक गंभीर दोष क्या है? ए अत्यधिक केंद्रीकरण, बी विघटन का खतरा, सी समन्वय का अभाव, डी असमान विकास। उत्तर है बी विघटन का खतरा। संघीय व्यवस्था का एक गंभीर दोष विघटन का खतरा है। संघीय ढांचे में राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है और यदि सही तरीके से समन्वय न हो तो यह एकता और अखंडता को खतरे में डाल सकता है। इससे राज्यों में अलगाववादी आंदोलन और विघटन की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। अगला प्रश्न है, न्यायिक समीक्षा प्रणाली किस देश में उत्पन्न हुई थी? ए भारत, बी ब्रिटेन, सी फ्रांस, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। उत्तर है डी संयुक्त राज्य अमेरिका। न्यायिक समीक्षा प्रणाली संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पन्न हुई थी। यह प्रणाली सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार देती है कि वह कानूनों और सरकारी निर्णयों की संवैधानिकता की समीक्षा कर सके। 1803 में मार्बरी वर्सेस मैडिसन मामले में इसे स्पष्ट रूप से मान्यता प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान बनाने के दौरान संघीय ढांचे को किस देश से अपनाया गया? ए ब्रिटेन, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी कनाडा, डी ऑस्ट्रेलिया। उत्तर है बी संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय संविधान बनाने के दौरान संघीय ढांचा संयुक्त राज्य अमेरिका से अपनाया गया। अमेरिका में संघीय प्रणाली में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है। भारतीय संविधान में भी इसी प्रकार का ढांचा अपनाया गया, हालांकि भारत की व्यवस्था में केंद्र की शक्ति अधिक प्रबल है। अगला प्रश्न है, भारत में वैध संप्रभुता किसमें निहित है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी भारतीय संविधान, डी भारतीय संसद। उत्तर है सी भारतीय संविधान। भारत में वैध संप्रभुता भारतीय संविधान में निहित है। संविधान देश का सर्वोच्च कानून है जो सरकार के कार्यों और अधिकारों का निर्धारण करता है। संविधान के तहत ही भारत की संप्रभुता, न्यायिक प्रणाली और संवैधानिक संस्थाओं का संचालन होता है। अगला प्रश्न है, एकात्मक शासन प्रणाली का लाभ क्या है? ए समग्रता, बी कमजोर राज्य, सी केंद्रीय शक्ति का अधिक प्रभाव, डी मजबूत राज्य। उत्तर है डी मजबूत राज्य। एकात्मक शासन प्रणाली का लाभ मजबूत राज्य है। इसमें केंद्र सरकार की शक्ति प्रबल होती है, जिससे राज्य के सभी हिस्सों में नीतियों और योजनाओं का समान रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सकता है। यह देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में मदद करता है।